चलिए हम लोग आज जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का, उसमें सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि एससीईआरटी का बुक आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के जो आपको एससीईआरटी का बुक है, एसएसटी का सारा ऑल सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब, और साइंस का वही हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सारे क्लास को 6 से लेकर के 10वां तक कम से कम पढ़ना ही चाहिए। और स्टेट जो 11-12 के लिए है तो उनको तो 11-12 का भी करना चाहिए। तो हम इस 7th क्लास का ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप देखते जाइएगा, बहुत ही कम समय में हम आपको पूरे सारांश हम पूरे चैप्टर का 7th क्लास ज्योग्राफी का ख़त्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और कैसा आपको वीडियो लगा तो आप अंतिम में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपना सजेशन ये दे दीजिएगा। तो पहला चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, मतलब पृथ्वी से रिलेटेड हमारा ये पहला चैप्टर है 7th क्लास के ज्योग्राफी का। ठीक है, तो एक क्या है, तो पूरा एससीईआरटी या एनसीईआरटी रहे तो एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। तो वही यहाँ भी कर रहा है। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। ठीक है, तो इस सब तरीक़ा से आप कहानी का पात्र जैसा जो भी हो, पात्र परिचय जैसा एक बार पढ़ लीजिए। बाकी हम आपको शॉर्ट में सारांश तो हम खुद अपने आप लिखे ही हैं, वो आपको हम 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। बट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के आपको माइंड में अच्छे से बैठेगा। क्रियाकलाप क्या है, तो गजली टाँड़ चासनाला खान दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी पता कीजिए। तो मतलब चासनाला खान कहाँ पे है, इसके बारे में आपको कह रहा है कि नेट के द्वारा सर्च करके आप पता कीजिए। तो पृथ्वी के अंदर ताक झांक में सबसे इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, ऊपर कहानी है सिर्फ, कौन सा कहानी में कौन सा फिल्म दिखाया जा रहा है, तो काला पत्थर। काला पत्थर फिल्म जो है कोयला खदानों पर आधारित है फिल्म। तो अब खदान में आता है तो एक खदान का नाम और दिले है कोलार। इस बुक में जो जो चीज़ दिया हुआ है हम समरी में हम सारा चीज़ को जहाँ से क्वेश्चन बनने का उम्मीद है वो हम समाहित कर दिए हैं। तो समरी को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम कोशिश किए हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बुक में उसको भी हम समाहित किए हुए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। आंतरिक भाग, ये दो को आप एक पॉइंट रख लीजिएगा कि फिल्म कौन सा था, काला पत्थर। हो सकता है पूछ सकता है कि काला पत्थर एक कोयला खदानों पर आधारित है, पूछ सकता है कि काला पत्थर जो फिल्म है वो किस पे आधारित है, तो कोयला खदानों पर आधारित है। कोलार कर्नाटक में सोने का खान है। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो आपका बुक का चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इम्पोर्टेंट आपको ये है कि आंतरिक भाग की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आंतरिक भाग की संरचना हमारा पृथ्वी का 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग सीमा, दूसरा भाग सियाल, और तीसरा भाग नीप है। सीमा, सियाल, नीप है। ठीक है, और आंतरिक भाग में ही हमारा खनिज तेल जो भी मिलता है वो पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब क्या कहलाते हैं, खनिज तेल कहलाते हैं। खनिज तेल से ही या कच्चा तेल से ही कुछ टेम्परेचर पर पेट्रोल मिल जाता है, उसी को आप गर्म कीजिएगा तो डीजल मिल जाएगा, उसी को आप गर्म कीजिएगा तो किरोसिन मिल जाएगा। मतलब खनिज तेल बोलिए या कच्चा तेल बोलिए, उसी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ये सब प्राप्त करते हैं। अब जो तीनों परत है पृथ्वी का, यही मेन इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ है कि सियाल जो है SiAl से बना हुआ है। तो सियाल Si से सिलिकन और Al से एल्यूमिनियम। तो आपको ये पूछेगा कि पृथ्वी के जो ऊपरी परत है जिसको भूपर्पटी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, तीनों नाम अच्छे से याद रखिए, सियाल, भूपर्पटी और क्रस्ट, एक ही आदमी का 3 नाम। ठीक है ना, सियाल, क्रस्ट और भूपर्पटी। ये सबसे बाहरी लेयर होता है पृथ्वी का, जो सियाल मतलब सिलिकन और एल्युमिनियम से बना हुआ होता है। सिलिकन और एल्युमिनियम से बना हुआ होता है। ठीक है, तो पूछेगा कि सियाल जो है या भूपर्पटी है उसमें किस
तत्व की मात्रा ज़्यादा है या किस तत्वों से बना हुआ है, तो उसमें ऑप्शन आपको दे देगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो जो जिस ऑप्शन में आपको सिलिकॉन एल्यूमिनियम रहेगा वो आप सही मार दीजिएगा उसको। दूसरा, जो दूसरा परत हम जब उससे नीचे जाएंगे तब हमारा मेंटल, जिसको आप सीमा कहते हैं, हिंदी में मेंटल, इंग्लिश में, और उसको सीमा भी बोलिए। तो सीमा में आप देखिएगा कि SI और MA है, SI और MA है। तो MA को आप यहाँ पे Mg ले लीजिए, MA को क्या ले लेना है, Mg ले लेना है। और SI तो आपको बताया ही कि सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो मेंटल में कौन कौन तत्व मिलते हैं, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलते हैं। उसके बाद नीचे जाइएगा तो सबसे रवादार वाला परत है, इसमें हम लिखे हुए हैं, जिसको क्रोड बोलते हैं या उसको नीफे बोलते हैं। नीफे मतलब तत्व के आधार पर कि तत्व उसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो Na से निकेल और Fe से फेरस मतलब आयरन, ठीक है ना। आयरन को Fe संकेत में बोला जाता है, Na से निकेल का संकेत Na होता है, तो Na और Fe बन के नीफे बना देता है, जिसको क्रोड कहते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिए सीमा, सियाल और नीफे, ठीक है ना, नीफे। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, सीमा, ठीक है, आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और नीफे, नी से निकल, फे से आपको क्या हो जाएगा, आयरन। अब आइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि आप पृथ्वी के नीचे अगर जाइएगा, अपने भूपर पट्टी से नीचे की ओर, अगर आप 32 मीटर अगर नीचे जाते हैं, गड्ढा में जाते हैं, तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा महसूस हम लोग करते हैं। जैसे गुफा में कहीं जाइए या फिर कोई गड्ढा खाना हुआ है 10-15 फीट, उसमें आप चले जाइए तो देखिए कि एकदम अकबका जाइएगा। तो सब क्या होता है कि 32 मीटर अगर नीचे जाइएगा गहराई में, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए कोयला खदानों में क्या होता है, अधिक गर्मी होता है। अब आइए नीचे, सीमा से, हाँ एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो भूपर पट्टी है उसको किस फल से तुलना किया गया है, तो ये फल नारियल है। आप देखिएगा नारियल में कि नारियल का सबसे ऊपरी वाला भाग जिसमें क्या रहता है, रेशा रहता है। रेशा को हटाइएगा तो कठोर एक आवरण मिलता है, उसके बाद अंदर वाला भाग क्या मिलता है, या रेशा और कठोर वाला आवरण वाला भाग आप एक मान लीजिए, ठीक है। दूसरा भाग आप किसको मान लीजिए, दूसरा भाग जो आप लोग खाते हैं, नारियल मतलब खाने वाला भाग, ये दूसरा भाग हो गया। और तीसरा भाग आपको पानी को मान लीजिए, नारियल पानी पीते हैं ना, तो अंदर वाला भाग। तो पहला भाग कठोर आवरण वाला जो है वो आपका भूपर पट्टी हो गया, ठीक है ना। दूसरा खाने वाला भाग आपको मेंटल हो गया, और तीसरा पानी वाला भाग आपको नीचे हो जाएगा, जिसको क्रोड बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। पहला भाग क्रस्ट, दूसरा भाग मेंटल, तीसरा भाग क्रोड। तो यहीं से आप समझिए कि जो पहला वाला भाग है नारियल का वो क्या है, कठोर है। पहला वाला भाग कैसा है, तो कठोर है। तो हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत क्या होगा, कठोर होगा। दूसरा भाग क्या है, खाने वाला है। खाने वाला भाग कैसा रहता है, मुलायम रहता है। तो उसमें आप मुलायम मात्रा में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। और तीसरा भाग आपका नारियल का क्या होता है, पीने वाला भाग होता है। तो पीने वाला भाग तरल फॉर्म में रहता है। तो पृथ्वी के धरातल के सबसे निचली भाग क्रोड कहलाता है, जो हमेशा रावा के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो आपको तीनों भाग हम समझा दिए अच्छे तरीका से। अब आइए, ये देखिए समुद्र से तेल निकालते हुए संयंत्र है, क्योंकि कहानी में बताया गया है कि तेल भी हमारा धरती से ही मिलता है। ये सब कहानी में बताया गया, इसलिए पिक्चर दिया हुआ है। अब यहाँ जो हम बताए थे वो चीज़ आप देख लीजिए, सीमा, सियाल, नीफे, ये आपको मेंशन कर दिया गया। सबसे ऊपरी वाला परत जो आप देख रहे हैं गोले गोले वाला, ये आपका सीमा हो गया, सॉरी सियाल हो गया। बीच वाला सीमा हो गया, और तीसरा नीफे।
अगर याद करने के लिए कहिएगा तो निफे 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 एकदम अंदर वाला पार्ट। सीमा म से मेंटल और मध्य, म है ना सीमा में म, तो में से मेंटल और मध्य, और सियाल ऊपर वाला पार्ट ऊपर पट्टी। ठीक है, कोशिश करना होगा कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब आइए पहला चैप्टर ये खत्म हो जाता है तो अभ्यास आपको करना चाहिए। तो अभ्यास में क्या है, निफे में होता है, निफे में क्या क्या होता है, लोहा होता है और निकेल होता है। तो निकेल तो है नहीं ऑप्शन में, तो निफे ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहते हैं तो सियाल कहते हैं, अभी पढ़ाए हैं। क्रोड क्या होता है, पृथ्वी की निचली परत, पृथ्वी की ऊपरी परत तो होता नहीं है। खनिज तेल ये तो इसका कोई बातें नहीं है, तो पृथ्वी की निचली परत को क्या कहते हैं, क्रोड। भूपर पट्टी के सियाल भी कहा जाता है, बताया आपको। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, बताया ही आपको। पृथ्वी के बीच की परत मतलब मध्य वाला परत, सीमा म में है ना, सीमा में म है, मध्य वाला पूछता है क्योंकि कंफ्यूज लोग करते हैं। तो म में सीमा भी है, म से मेंटल भी है, तो इंग्लिश में भी दे देता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मध्य वाला परत मेंटल, म म म। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग किया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, जैसे पृथ्वी की परतों के नाम सीमा, सियाल, निफे। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है, तो निफे, जिसको क्रोड भी करते हैं। क्यों पिघली हुई रहती है, तो पिघलने का मेन कारण है टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि क्रोड वाला भाग का टेम्परेचर और प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा चैप्टर, चट्टान एवं खनिज। तो ये सब कहानी आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। करबंदिया के बारे में आपको पता करना है, ये क्रियाकलाप आपके लिए है कि करबंदिया जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है। तो आइए जो हम नोट्स बनाए हुए हैं उसको आप लोग को बताते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला एग्नेशियस, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित या कायांतरित। इंग्लिश में कहेगा तो मेटामॉर्फिक। इसका आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका हमको लगता है कि आपसे इंग्लिश में ही पूछेगा। हिंदी में इग्नेशियस लिख देगा, हिंदी में लिख देगा इग्नेशियस, इग्नेशियस, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इग्नेशियस को भी एक बार देख लीजिए। अग्ने अवसादी, सेडिमेंट, सेडिमेंट क्या होता है, अवसाद होता है, तो उसी से सेडिमेंट्री रॉक हो गया। रूपांतरित या कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक हो गया। ठीक है ना, तो आइए बारी बारी से पढ़ लेते हैं हम लोग क्या इसका प्रकृति है। अग्नेय चट्टान, तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से ऊपर आने के क्रम में जब जम जाता है तो उससे बना हुआ चट्टान अग्नेय चट्टान कहलाता है। यह रवा के फॉर्म में आता है, यह इस भाग में रावा पाया जाता है, इस भाग में परत नहीं पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, परत अगर दे देगा कि किस भाग में परत पाया जाता है तो कायांतरित में पाया जाता है, तो आपको नीचे बताएंगे। ठीक है ना, तो परत नहीं पाया जाता। जहां कंफ्यूजन होने का डर है वहां हम क्वेश्चन को बना दिए हैं, ताकि आप एक बार देख लीजिएगा 1 से 2 बार, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और हम दावा करते हैं कि ये सब जो 7th क्लास का ज्योग्राफी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहने का संभावना है ज्योग्राफी में, क्योंकि बहुत मेन टॉपिक दे दिया है। चट्टान हो गया, खनिज हो गया, ये सब तो है ही, आप समझ ही सकते हैं अगर आप टीचिंग लाइन से संबंधित हैं तो। अब आइए कि इसका एग्जाम्पल पूछता है कि बेसाल्ट, कहेगा कि बेसाल्ट निम्न में से कौन सी चट्टान का प्रकार है। तो बेसाल्ट हमारा अग्नेय चट्टान है, ऑब्सीडियस है, ग्रेनाइट है। तो आपको बेसाल्ट और ग्रेनाइट से आपको क्वेश्चन देखने को सेट अगर लगाते होंगे तो उसमें मिलता होगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन जो भी बनना है वो बता दिए हैं। अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। ये अवसादों और तलछटों के जमाव से बनते हैं, हम आपको बताए ही। अगर हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं या अवसाद पेड़ पौधे के अवसाद हैं और वो बहुत ज़्यादा साल तक पृथ्वी के अंदर भूकंप के चलते दब जाते हैं और टेम्परेचर प्रेशर के बाद वो चट्टान के फॉर्म में निर्माण होते हैं, तो वैसे चट्टान हमारा अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जाना जाता है। सेडिमेंट का इंग्लिश अर्थ ही होता है अवसाद। ठीक है, आगे देखिए, पानी के अंदर तथा पानी के बाहर जमीन पर बनता है। यह चट्टान का प्रकृति है बनने का। यह दबाव के कारण निर्माण होता है, अभी हम बताएं कहानी में। चूना पत्थर, बालू पत्थर और सेल 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 सेल
बाद में आएगा स्लेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेल इसी भाग का, चूना पत्थर इसी प्रकार की क्या है, चट्टान है। अब आइए रूपांतरित चट्टान, जिसका फॉर्म ही लग रहा है कि रूप जो क्या है, रूप चेंज करके आया है, रूप चेंज करके आया है, रूपांतरित हो गया है, मेटामॉर्फिक हो गया है। तो अग्नेय एवं अवसादी के ताप एवं दाब के प्रभाव से बना चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाता है। जब अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पा लेता है तो वही क्या, रूपांतरित हो जाता है और रूपांतरित चट्टान बन जाता है। ठीक है ना। इस चट्टान में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि संगमरमर जो चूना पत्थर, जैसे देखिए चूना पत्थर हमारा कहाँ था, चूना पत्थर हमारा सेडिमेंट्री रॉक में था। तो चूना पत्थर को रूपांतरित करके क्या बना दिया जाता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर में बदल करके इससे संगमरमर बन जाता है। और ग्रेनाइट हमारा इग्नेशियस चट्टान था और यह ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो जाने के बाद नाइस में बन जाता है। तो आपको बताएं कि अग्नेय और अवसादी के ताप एवं दाब के प्रभाव से कौन सा बनता है, रूपांतरित बनता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संगमरमर किसका रूपांतरित है, तो चूना पत्थर का। ग्रेनाइट का रूपांतरण क्या है, तो मारिएगा नाइस। ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हम बनाए हैं, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने में यहाँ से मिलेगा। अब आइए जीवाश्म। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जीवाश्म। जीवाश्म के बारे में आप लोग को पता ही होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। चट्टानों के परतों के बीच पौधों, जानवरों व कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे हुए सैकड़ों हजारों वर्ष में यह पत्थर में परिणत हो जाते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि दबेंगे हजारों वर्ष तक तो उनको टेम्परेचर भी लगेगा, प्रेशर भी पड़ेगा, चट्टानों के बीच वाला प्रेशर। क्योंकि हमारा धरती क्या है, हमारा धरती जो है प्लेट के तौर पे बटा हुआ है, प्लेटों में बटा हुआ है। तो एक जैसे जो भी महादेश का जो है एरिया, उस सब आपस में अलग अलग प्लेट पे, जैसे हम लोग का एशिया वाला जो प्लेट है वो अलग हो गया, यूरोप वाला अलग हो गया, ठीक है ना, या दोनों को मिला करके यूरेशिया वाला प्लेट बोला जाता है। तो ऐसे करके मतलब जो भी धरती है वो प्लेटों में आपस में विभक्त है। तो प्लेटों के द्वारा लगाया गया प्रेशर और प्रेशर के बीच में टेम्परेचर पैदा होता है, वो हजारों वर्ष के बाद वही पौधे और वही जानवर क्या बदल जाते हैं, जीवाश्म में बदल जाते हैं। और यही फिर ज़्यादा अगर दिन पे हो जाएंगे तो इसी से कोयला मिलता है। यही कोयला और ज़्यादा मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर वैसा रहेगा, जीवाश्म उस प्रकार के मिलेगा तो खनिज तेल मिल जाएगा। तो ये सब प्रकृति का देन है, वो सब यही प्रेशर टेम्परेचर का खेल है और समय का खेल है। अब देखिए रत्नगर्भा से एक टॉपिक था, उसको भी देख लीजिए। भूगर्भ से चट्टान के बीच खनिज पाए जाते हैं। भूगर्भ में चट्टान जो है, उस चट्टान के बीच ही हम लोग को क्या मिलता है, कोयला मिलता है, सोना मिलता है, चांदी, अभ्रक जो भी है, और तेल, खनिज तेल भी मिलते हैं। तो इसलिए इसको रत्नगर्भा के तौर पे भी जाना जाता है। देखा कि रत्नगर्भा किसे कहते हैं, तो आप उसको बता दीजिएगा। अब आइए खनिज के बारे में पढ़ेंगे। खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक में भी दो पार्ट है, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। लौहयुक्त में कौन कौन से आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि साइंस में भी एक क्वेश्चन आपको दे देगा। तो आप ये साइंस का भी चीज़ है और ज्योग्राफी का भी चीज़ है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो लौहयुक्त में पहला तो लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब इत्यादि लौहयुक्त धात्विक खनिज हैं। अलौहयुक्त में आता है सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सब हमारा अलौहयुक्त। मतलब लौहयुक्त मतलब जिसमें लोहा की प्रकृति हो, लोहा का गुण हो, तो लौहयुक्त हो जाएगा। लौहयुक्त जो धात्विक होते हैं, इसी का यूज हम लोग कृत्रिम रूप से मैग्नेट बनाने में, मतलब चुंबक बनाने में, कृत्रिम रूप से चुंबक बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो लौहयुक्त धातु का। तो उसमें कौन कौन हो जाएंगे, दे दें कि चुंबक निम्न में से किस प्रकार के लोहे को या किस प्रकार के लोहा को बनाया जाए, धात्विक, अधात्विक। तो धात्विक होगा, धात्विक में भी कौन होगा, लौह या अलौह, तो लौह हो जाएगा। ठीक है। अब आइए
अधात्विक जो होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जिसमें कोयले का मात्रा हो, कार्बन का मात्रा हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, तो अभ्रक और ग्रेफाइट। अब बोलिए ग्रेफाइट कार्बन नहीं है, तो नहीं, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। ठीक है, ये पिक्चर था आप लोग का आग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का। अब हम लोग का दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। तीसरा चैप्टर पे हम लोग बात करते हैं आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। आंतरिक बल मतलब पृथ्वी के अंदर का जो बल है वही आंतरिक बल कहलाता है, और उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। जो बल लगेगा, अगर टमाटर पे आप बल लगाइएगा तो उसका आकृति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही है, आंतरिक बल जब लगाएगा तो उससे बनने वाली भू की आकृति, मतलब जमीन किस प्रकार का हो जाएगा, क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। भू परपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्लेट कहते हैं। अभी आपको हम बताए हैं कहानी के फॉर्म में। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं, हमेशा निरंतर गतिशील रहती है। इसलिए जहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ आप हिमालय पर्वत देख रहे हैं, वहाँ पहले के समय में एक टैथिज नाम के सागर हुआ करता था। तो जब इधर से एशिया, जो हम लोग एशिया वाला प्लेट साउथ में था और यूरोप वाला प्लेट उसके नॉर्थ में था, तो साउथ और नॉर्थ से जब ये दोनों एशिया और यूरोप वाला प्लेट आपस में जाकर के टकराया तो ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, और वो ज्वालामुखी उत्पन्न होकर के पूरा जो टैथिज सागर का जो मलबा था वो क्या हुआ, टैथिज सागर मतलब ये हो गया यूरोप वाला भाग प्लेट और ये हो गया एशिया वाला प्लेट। अब ये के बीच में टैथिज नाम का सागर था, टैथिज आप पढ़े होंगे, टैथिज सागर। तो ये जब प्लेट तो आपस में निरंतर है, तो ये दोनों इधर गया, ये यहाँ से आया और ये इधर से आया, तो आपस में क्या किया, ये दोनों ये आपको देखिए टैथिज सागर, हाँ, तो ये प्लेट इधर से आया और ये इधर से आया, तो बीच का जो समुद्र का मलबा है वो ऊपर चला गया। और ज्वालामुखी जब फटता है तो आपको पता ही होगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाला रवादार पदार्थ जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, तो जमना शुरू कर जाता है और बहुत ही क्षण सेकेंडों में वो जम जाता है और हार्ड हो जाता है, तोड़ने से नहीं टूटेगा, वैसा हो जाता है। तो वही क्या कर दिया, वो हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। और हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की चोटी में माउंट एवरेस्ट की चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई 88-48 मीटर है। ठीक है ना, तो ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो कहानी था उसके संबंधित हम बताते चल दिए। अब आइए, अब नेक्स्ट यही सब देखिए, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृति। पटना में भूकंप की कहानी, ये है, पूरा कहानी बताया गया उसमें। प्लेटों के गतिशील माध्यम से भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो प्लेट जो है गतिशील है, आपस में हमेशा वो मूवमेंट कर रहा है। वो क्यों मूवमेंट करता है, क्योंकि पृथ्वी क्या घूर्णन हमेशा करते रहती है, अपने अक्ष पर भी और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करते रहती है। तो आप मानते ही हैं कि जब आप बस में बैठे हुए रहते हैं, तो बस में बैठे हुए रहते हैं तो आपको तो लगता है कि हम स्थिर हैं, बट आप क्या है, गतिशील हैं। तो वही सेम चीज़ अगर जब आप उतरने की कोशिश करते हैं तो आप पे प्रभाव पड़ता है। वही सेम चीज़ क्या है, धरती के प्लेटों के ऊपर। धरती पे प्लेट है, प्लेटों में बटे हुए ये है धरातल है, और वो प्लेट गतिशील धरती पर रहने की वजह से वो भी आपस में गतिशील रहते हैं और अपना स्थान परिवर्तन कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए प्लेटों के गतिशील होने के कारण ही क्या आता है, पृथ्वी पर भूकंप आता है। ठीक है, अब आइए कुछ आपदा के बारे में। जनवरी 1934 में दरभंगा में जो भयंकर भूकंप आया था, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि दरभंगा बिहार के दरभंगा से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, इसलिए हम आपको समाहित कर दिया। दरभंगा में जनवरी 1934 में आया था। जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज में आया था। सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में बहुत भीषण बड़ा ये आया था। और 11 मार्च 2011 को जापान में आया था। मतलब सबसे पहले बिहार के बारे में आपको बता दिए, फिर आपको इंडिया के बारे में बता दिए, और फिर हम आपको क्या बता दिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाला बता दिए।
अब जो 2023 सॉरी 22 में, शायद 22 या 23 के जनवरी, 23 में जनवरी में होगा या तो फिर नवंबर दिसंबर में होगा 22 उस समय तुर्की में आया था बहुत बड़ा भूकंप। और उस भूकंप की वजह से बहुत जो है तबाही मच गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ से भारत राहत सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का नाम अभी मिस कर रहे हैं। तो एक ऑपरेशन जो चलाया था, हाँ देखिए, जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन का नाम था क्या, तो भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त था, दोस्त के नाम से याद रखिए, दोस्त रहेगा वही सहायता करेगा। तो जब तुर्की और सीरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर भीषण भूकंप आया था, जिससे वहाँ के लोग को प्रभावित लोग थे, उनको मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया। वहाँ जाया गया, एक टीम भेजा गया और जो भी प्रभावित लोग थे उनको बचाया गया, सहायता किया गया और जो भी है जीवन यापन के लिए प्राथमिक उपचार किया गया। तो ऑपरेशन दोस्त, आपको ये चीज़ इससे संबंधित हो जाएगा, तो आप याद रखिए ऑपरेशन ये आपका करंट अफेयर्स हो गया क्वेश्चन। ऑपरेशन दोस्त रहेगा वही हेल्प करेगा। तो कहाँ का भूकंप के बारे में बता रहे हैं, तो तुर्की और सीरिया के। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको जनवरी फरवरी या नवंबर में आया था, नवंबर दिसंबर में, एग्जैक्ट मंथ हमको पता नहीं है, न्यूज हाईलाइटेड हुआ था। तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखिए ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा चलाया गया। कहाँ पे, तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए। अब आइए आगे, भूकंप से बात कर रहे हैं तो भूकंप की तीव्रता और भूकंप के स्केल आपको तो पता ही होगा। तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ में ही होता है कि कितने रिक्टर, कितने तीव्रता का भूकंप आया, उसका तीव्रता कितना है। तो 6 से जब ऊपर हो जाता है तो तीव्रता महसूस, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो 6 से ऊपर 6.4, 6.9 ये सब, और 7 से ऊपर हो गया तो समझिए कि बहुत ज़्यादा है, विनाशकारी। 7-8 हो गया तो 6 से ऊपर रहता है वो ज़्यादा प्रभावित करने वाला रहता है। और जिस पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है उस पैमानों को रिक्टर पैमाना कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसलिए आपको लिख दिए गए हैं कंपन। अब आइए भूकंप के, जब आप ये पढ़िएगा संरचना, तो भूकंप क्या होता है कि एक क्षेत्र से उत्पन्न होता है, और इस पॉइंट को अधिकेंद्र कहेंगे। और ये सब क्या है, बाहरी वाला ऊपरी सतह भूकंप का क्षेत्र हो गया, प्रभावित क्षेत्र हो गया। तो कंपन शुरू जहाँ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो कंपन जहाँ शुरू हुआ इसको उद्गम केंद्र, ठीक है ना। और उद्गम केंद्र के भू सतह इधर हो गया, चारों तरफ इसका भू सतह हुआ, जहाँ कमजोर होगा वहाँ तहस नहस मचा देगा, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को, उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र पर ही सर्वाधिक कंपन होता है। भारत को 5 भूकंप तीव्रता वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने, 5 भूकंप क्षेत्र वालों में बांटा गया है, जिसमें बिहार जो है 3 से 5 तक वाले क्षमता में आता है। ठीक है ना, 5 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 3, 4, 5 क्या है, ये आपको बिहार में भी मिलता है। 3, 4, 5 वाला क्षेत्र बिहार में भी रहता है। कहने का मतलब कि 1 और 2 ज़्यादा प्रभावित इलाका है, जहाँ अक्सर भूकंप की घटना, जैसे नेपाल के तराई वाला क्षेत्र जो सटा हुआ है, वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब में आपको पता ही होगा हमेशा आते रहता है। ये वाला क्षेत्र 1 और 2 में आ जाता है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं वहाँ भी आते रहता है, और बिहार में कम आते रहता है, इसलिए उसको 3, 4, 5 वाली श्रेणी में बिहार को रखा गया है। अब आइए नेक्स्ट, पृथ्वी के बल। पृथ्वी 2 प्रकार के बल लगाता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक बल और बाह्य बल के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक बल, ये सब आंतरिक और बाह्य बल से ज़्यादा प्रकृति का ये नहीं हुआ है, उससे डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा था, तो इसको हम स्किप किए हैं। वैसे पेज तो आपको दे ही दिए हैं पीडीएफ में, तो आप पेज एक बार पढ़ सकते हैं। पीडीएफ तो हम आपको क्लास का जो चैनल है वहाँ पे हम डाल ही देंगे,
अगर आप नए होंगे तो आप हमसे मैसेज बॉक्स में अपना परिचय देते हुए बताइएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ का। अब आते हैं पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्वत हमारे पास क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, जिसमें अभी आप जो भी हम बताए हैं हिमालय पर्वत की कहानी, वो क्या है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय और रॉकी दोनों, ये 2 पर्वत वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपको बीपीएससी का क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। सतपुड़ा यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, ए भ्रंतोस्त मतलब ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। और संचयन, ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ रहता है। ये जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। और अवशिष्ट पर्वत में आपका अरावली, पारसनाथ की पहाड़ी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको, एक हिमालय से पूछता है कि हिमालय किस प्रकार के पहाड़ है, पर्वत है, और दूसरा अरावली किस प्रकार का पर्वत है। तो अरावली में देगा तो अवशिष्ट है और हिमालय वलित है। ठीक है। अब आइए पठार। जमीन पर कहीं पे खड़ी ढाल होता है या ऊपर फ्लैट, खड़ी ढाल है, ऊपर गया तो एकदम फ्लैट मिल गया। जैसे आप अगर बिहार से संबंधित हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको पठारी जोन मिलेंगे जो ऊपर में क्या होता है, पूरा समतल मैदान के तौर पे हो जाता है। एक वहाँ पे जाइएगा, शंकर बाबा के मंदिर है, कहाँ हम लोग गए थे, गुप्तेश्वर धाम। वहाँ जाइएगा तो ऊपर फील्ड जैसा है, समतल है, वहीं ऊपर। और यहाँ से हम लोग को चढ़ने में हम लोग रात में 8 या 9 बजे से चढ़ना प्रारंभ किए थे, और सुबह हम लोग को हो गया था 9, 7, 8, क्योंकि हम लोग 10-12 लड़कन या 20-25 लड़कन थे, शायद 20-25 लड़कन थे जो 2 टोली में बटे हुए थे। तो जा रहे थे तो कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग लेट से पहुंचे थे, इसलिए हम लोग कुछ वेट किए थे। तो 9-10 बजे हम लोग को पूजा हुआ था, 9-10 बजे के आसपास। तो मतलब चढ़ने में हम लोग को 10 से 11 घंटा लग गया था कंटिन्यू। एकदम खड़ी ढाल है, ऊपर चढ़ना है तो बहुत मतलब मुश्किल बड़ा होता है। कभी आपको हम नाम बता ही दिए, सासाराम से जाया जाता है, तो आप जा कर के वहाँ घूम सकते हैं। तो वो पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है। और पठार में भी दक्कन का पठार लावा निर्मित है, जो छोटा नागपुर का भी पठार है। मैदान, अब मैदान में हम लोग पढ़ेंगे तो समतल भूमि, जो गंगा का मैदान है। मैदान उस भाग को कहते हैं जहाँ पे क्या है, पूरा एरिया समतल है, जैसे गंगा का मैदान। अब ज्वालामुखी का ये पूरा एक बार ये देख लीजिए आप, ज्वालामुखी का एक पूरा एक क्या फॉर्मेट है, क्रेटर किसको बोलते हैं, वेट निकास, लावा का बहाव ऐसे होता है। भूपर पट्टी मेंटल, आपको बताएं कि यही जो क्रस्ट है भूपर पट्टी है, इसी से क्या होता है, ऊपर ज्वालामुखी फटता है, उद्गार होता है। ये सब आंतरिक बल का प्रभाव है। तनाव बल, भ्रंश रेखा, भ्रंश घाटी, तो आंतरिक बल का प्रभाव यही है, ज्वालामुखी का उद्गार, भूकंप का उद्गार, ये सब। संघनन, संचयन पर्वत, ये सब पर्वत के प्रकृति तो हम आपको बता ही दिए। देखिए संचयन पर्वत की प्रकृति क्या है, जो ज्वालामुखी से बना हुआ है, जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक है। तो ये सब हम समाहित कर दिए हैं। अभ्यास में आ जाइए आप। छोटा नागपुर का कैसा है, छोटा नागपुर एक क्या है, तो पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान को क्या कहते हैं, आपको बताइए क्या कहते हैं, हम बताए हैं अभी, अधिकरण कहते हैं। भारत के कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया। लेकिन पूछ देगा कि बिहार, तो बिहार 3 से 5वां की श्रेणी में आता है। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, तो सतपुड़ा भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंशोत, देखिए ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको हूबहू पूछ दिया। सतपुड़ा भ्रंशोत मतलब ब्लैक माउंटेन का, सतपुड़ा यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक मतलब मुड़ा हुआ। भ्रंतोस्त, चलिए हिमालय वलित हो गया। फ्यूजियामा क्या है, तो लावा से बना है, तो लावा से निर्मित हो जाएगा फ्यूजियामा के लावा। हिमालय हो गया आपका वलित। अरावली आपका क्या है, अरावली आपका अवशिष्ट पदार्थ है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है। और दक्कन आपका संचयन हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। भूकंप क्यों आते हैं, तो भूकंप क्यों आते हैं आपको बता ही दिए। भूकंप का मानव जीवन, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है।
ये सब पाठ्यक्रम 7th क्लास के लिए। वायुमंडल एवं इसका संगठन नेक्स्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। ये आप एक बार देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि नाइट्रोजन के बारे में पूछ दे, ऑक्सीजन के बारे में पूछ दे कि हमारे वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन है। तो हूबहू आप एग्जैक्ट याद रख लीजिए। अगर एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, 21, 22, 23, 24 ऐसे दे दिया है तो आप 21 मार करके आगे बढ़िए। लेकिन अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट के लिए आप याद रखिए 20.99 हमारा ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन 78.03 है, आर्गन 0.94% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। बहुत अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारा क्या है, टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन जो भी है ये सब ओजोन गैस। ओजोन का संकेत क्या होता है, ओजोन का सिंबल O3 होता है। O2 से ऑक्सीजन गैस हो गया, तो ऑक्सीजन का ही क्या है, एक ये है, तो O3 ओजोन का संकेत होता है। ये भी क्वेश्चन साइंस का बना हुआ है। तो कुल 100% हो गया, सबको जोड़िएगा तो ये आप एक बार परसेंटेज देख लीजिएगा। वायुमंडल एवं इसका संगठन जो भी है, वायुमंडल का विस्तार सतह 1000 किलोमीटर तक है। 1000 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको वायुमंडल खत्म हो जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा। चंद्रयान देखिएगा, और यही चीज़ है कि जब वायुमंडल नहीं होने के कारण, वायुमंडल जहाँ पे नहीं रहने के कारण वहाँ हम लोग कोई भी जीव जंतु नहीं जीवन यापन करता है। और पृथ्वी पे वायुमंडल होने के कारण ये क्या बोला जाता है, इसको जीवित ग्रह भी बोला जाता है। वायुमंडल, वायुमंडल किसको कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बना आवरण वायुमंडल कहलाता है। तो दे देगा आपको स्टेटमेंट इसका दे देगा, और नीचे देगा वायुमंडल, जल मंडल, ये सब दे देगा, आयन मंडल। तो आप क्या मारिएगा, वायुमंडल मार दीजिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बना आवरण है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ऊपर बढ़ने पर O2 की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन, जब आप पहाड़ पर चढ़ते होंगे तो पाते होंगे कि घुटन महसूस हो रहा है। तो घुटन महसूस होने का मेन वजह क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कमते जाता है। वायु दाब ऊपर जाने पर कमते रहते हैं। वायु दाब के निचली परत पहले गर्म होती है, तब ऊपरी परत गर्म होती है। वायु में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन इतना इतना इतना, वो तो हम बता ही दिए। संघनन किसको बोलते हैं, तो जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है। हम जल वाष्प क्या है, हमारे जब सूक्ष्म कण के आसपास एकत्रित होते हैं उनके बाद में वो वर्षण होती है, यही संघनन कहलाता है। मान लीजिए कि जो हवा में ह्यूमिडिटी है, जल वाष्प है, वही क्या होता है, एकत्रित हो जाता है ऊपर बादल में जा करके बन करके, वही एकत्रित होकर के बादल बनता है, और वही बादल जब ठंडाता है, ठंडा होता है, तो वही वर्षा कराता है। तो ये संघनन कहला जाता है। तो वर्षा होने का एक ही मात्रा आप याद रखिए। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो क्लास में हम लोग को सर बताते थे कि हवा को पानी पिलाओ, कहते थे क्या कि हवा को पानी पिलाओ, पानी पिला करके हवा को ऊपर उठाओ, तो ऊपर उठाइएगा तो क्या हो जाएगा, बादल बन जाएगा। अब इसको ठंडाओ, क्या करना है, इसको ठंडा करना है। यही ठंडा होगा तो आपको बारिश गिरने लगेगा, ठंडा हो जाता है तो बारिश फिर गिरने लगता है। तो संघनन से ये सब होता है। अब आइए ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो भी बुक में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड हम कंपाइल किए हैं। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, जल वाष्प CO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC लिखे हैं, O3 मतलब ओजोन, मीथेन, ये सब क्या है, ये पांचों हमारा ग्रीन हाउस गैस है। आप याद रखिए CO2, O3, CFC, मीथेन और जल वाष्प। अब आइए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, वो साइंस का चीज़ है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा था इस प्रकृति में, वायुमंडल में, इसलिए थोड़ा सा हम लिख दिए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में मेन आप याद रखिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है ना। और इस चीज़ को आप याद रखिएगा इक्वेशन के फॉर्म में भी। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन हम लिख दिए हैं, 6 गो CO2, 6 गो जल मिल करके आपका ग्लूकोज बना देता है, और 6 यहाँ पे, सॉरी 6 यहाँ छूट गया है, 6O2 आपको निकाल देता है। बैलेंस कीजिएगा तो आपको ये सब बैलेंस मिलेगा, ठीक है।
स्थानीय विकिरण के ऊष्मा को CO2 खोती। स्थानीय विकिरण CO2 के वृद्धि के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग पे हम एक सेंटेंस हम बोले थे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो CO2 के वृद्धि के कारण। तो वही है, CO2 के वृद्धि के कारण भूमंडलीय टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है और वो ग्लेशियर को पिघला रहा है, क्योंकि ग्लेशियर क्या है, आइस है, और आइस पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, पिघलना शुरू करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि तटीय इलाके बहुत सारे जलमग्न हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जो थे वो सब जलमग्न हो गए और वहाँ से लोग प्रवासित हो गए। तो ये हमारा क्या है, भूमंडलीय ताप का असर है। भूमंडलीय ताप क्यों हो रहा है, CO2 की वृद्धि के कारण। CO2 वृद्धि क्यों हो रहा है, तो CO2 का मेन वृद्धि होने का कारण है जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या अगर कम रहता तो पेड़ पौधे कम कटाई होते हैं। पेड़ पौधे ज़्यादा कटाई हो रहे हैं तो CO2 ग्रहण कौन करता है, CO2 ग्रहण हमारा पेड़ पौधा ही करता है, पेड़ पौधा ही करता है। तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो CO2 लेगा नहीं, और CO2 देने वाले जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो CO2 छोड़ेंगे ही, तो छोड़ेंगे तो CO2 को क्या हो गया, ज़्यादा मात्रा में हो गया, जिसके कारण हमारा वृद्धि होने के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रहा है और इसका असर हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ रहा है। चलिए अब आते हैं, ताप एवं दाब के बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे ऊपर आप जाइएगा तो आपको अलग अलग प्रकृति महसूस होगा। कुछ देर ऊपर जाइए, कुछ दूर ऊपर जाइएगा तो आपको क्या होगा, 0 से 18 किलोमीटर तक आप जाइएगा तो वही है, वो जो 5 भागों में वायुमंडल को बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल और 5वां बहिर्मंडल। हम इसको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर याद आ गया कि हम समरी कर रहे हैं तो डिटेल क्यों, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग फास्ट चलेंगे, वीडियो को करेंगे। देखिए बहिर्मंडल, बहिर्मंडल मतलब क्या है, बाह्य वाला, वही बहिर्मंडल नहीं, आइए ना, बाह्य के बाद वाला है। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर जिसको बोला जाता है, जब हम धरातल से 18 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं तो इस एरिया को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या क्या घटना घटती है, तो बादल का निर्माण हमारा क्षोभ मंडल में होता है, मौसमी परिवर्तन हमारा क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। और क्षोभ मंडल का पूछेगा कि कहाँ पे क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार है, तो है विषुवत क्षेत्र पर, विषुवत रेखा के आसपास जो निकट वाले हैं वहाँ पे क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में हमारा जल वाष्प और धूल कण की मात्रा मौजूद होती है, इसीलिए जल वाष्प रहेगा तभी तो बादल का निर्माण होगा। वही जल वाष्प ऊपर जाकर के बादल का निर्माण कराती है और संघनन होकर के वर्षा करती है। अब आइए, बस आप याद रखिएगा मौसमी घटनाएं और बादल का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है। समतापमंडल, जब आप 18 किलोमीटर तक पहुंच गए तो 18 से 50 किलोमीटर आपको समतापमंडल का जोन है, जहां आपका जेट यान या हवाई जहाज भ्रमण करता है, और यहीं पे समतापमंडल में ही आपको ओजोन मंडल है, ओजोन लेयर है, और समतापमंडल में ओजोन के मौजूद होने के कारण इस मंडल को ओजोन मंडल भी नाम दे दिया गया है। तो ओजोन मंडल जो है वो समतापमंडल को ही कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर बहुत ही मानवों के लिए उपयोगी है, क्योंकि सूर्य से बहुत सारे ऐसे किरण निकलते हैं जो अगर डायरेक्ट हमारे धरती पे पहुँचते, धरातल पे पहुँचते तो हमारे यहाँ बहुत सारे तहस नहस करते, बहुत सारे रोग और विकिरण उत्पन्न करते, जिसको ओजोन लेयर वहीं पे रोक लेती है। ओजोन लेयर रोक लेती है, जिसके कारण हम बोलेंगे कि ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही जीवनदायी की तरह कार्य करता है। तो ओजोन लेयर उस रोक लेती है, तो ओजोन लेयर हमको बचाना, ओजोन लेयर को बहुत ज़रूरी है। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया था। उसको हम जब आपको क्या बता रहे थे कि वायुमंडल और ग्रीन हाउसेस, ग्लोबल वार्मिंग का एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, उस वीडियो में हम आपको ओजोन लेयर से संबंधित सारा डिटेल दे दिए हैं,
सारा कुछ A to Z दे दिए हैं। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जीके का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ओजोन लेयर से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। अब आते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल का ऊंचाई जैसे 50 किलोमीटर तक पहुंच गए तो समताप मंडल मिला 18 से 50 तक, और 50 से 80 किलोमीटर तक क्षेत्र है वो मध्यमंडल कहलाता है। और यहीं पे उल्का पिंड क्या होते हैं, भ्रमण करते हैं, उल्का पिंड का आदान प्रदान होते रहता है, जो घर्षण के कारण खुद ही जल जाते हैं, आपस में टकरा करके वो फिर नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज आप याद रखिएगा कि मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ ताप घटता है। अगर आप 50 से 55 पे जाइएगा, 55 से 70 तक जाइएगा, 60-80 तक जाइएगा तो आपको टेम्परेचर 50 के अपेक्षा 70-75 पे कमेगा। बाकी कोई भी ऐसा मंडल नहीं है कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कमेगा, सब में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। सॉरी, टेम्परेचर ऊंचाई के साथ ताप घटता है, किसमें, मध्यमंडल में, और बाकी जगह आपको ऊंचाई के साथ ताप क्या हो जाता है, बढ़ता है। एक मध्यमंडल को आप याद अच्छे से कर लीजिएगा कि ऊंचाई के साथ ताप घटता है, बाकी के जो 4 मंडल हैं वहाँ ऊंचाई के साथ ताप आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह अपवाद में था इसलिए हम आपको लिख दिए। वायुमंडल, आयन मंडल या उष्ण मंडल, इसको तीनों नाम है, वायुमंडल, आयन मंडल और उष्ण मंडल। हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वो तो सब में ही है। ये आपको 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के रेंज में है। और यही रेडियो तरंग, आयन मंडल बोले ना, आयन मंडल नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो रेडियो का जो आयन है वो स्टोर किए हुए है। आयन मंडल में रेडियो तरंग, दूरदर्शन का प्रसारण उसी के माध्यम से, उसी के हेल्प से होते रहता है, जिसको बाह्य मंडल भी बोला जाता है। अब आइए बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, एग्जिट कर गया। एग्जिट मतलब क्या, मतलब बाहरी निकल गया। तो यह क्या है, वायुमंडल के बाहरी हिस्सा है जो बहिर्मंडल कहलाता है, जो 450 किलोमीटर से 1000 के बीच में फैला हुआ है, जहाँ पे आपको सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। जैसे अभी चंद्रयान हमको भेजा गया, वो मैक LV3 ऐसे करके भेजा गया है उसी उपग्रह से, सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट क्या है, वो सब जो भी है ये सब बहिर्मंडल में ही छोड़ा जाता है। यहाँ हल्की गैसें होती है, हल्की गैसें में हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे तैरती है। हल्की गैसें जो भी है इस मंडल में तैरती है, मतलब बहती है, और क्या। यही है बहिर्मंडल, कृत्रिम उपग्रह वगैरह सब हम आपको बता दिए। अब यहाँ से आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाती है, कमते जाती है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ये सब आप खुद से कीजिए। पहले कौन सा भाग गर्म होता है, सबसे पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो सबसे पहले धरातल गर्म होता है, निचला भाग गर्म होता है। और जब निचला भाग गर्म होगा, हम आपको बताए हैं क्लास में, पीछे आप देखिएगा, वीडियो को रिव्यू कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जल की सतह, पर्वतीय भाग, स्थल की सतह, हाँ स्थल की सतह होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो 20.99। आ गया कि नहीं क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वायुमंडल की सबसे पहली परत क्षोभमंडल कहलाती है, और सबसे बाहरी परत तो वायुमंडल कहलाएगी, ठीक है। बाहरी रहेगा तो वायु, और निचली से रहेगा तो क्षोभमंडल। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल। चलिए, समताप मंडल का आरंभ के बाद सब आप कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5 चैप्टर में आते हैं। इसका एक और पार्ट लाएंगे और उस पार्ट में हम आपको पूरा खत्म कर देंगे। बिन पानी सब शून्य। बिन पानी सब शून्य में क्या है, धरातल पर जो है 71% है जलमंडल, कुल जल का सिर्फ 0.3% ही पीने का पानी है। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसलिए जल से इसमें आपको जल के बारे में पढ़ना है अच्छे से। जल चक्र किसको कहते हैं, तो धरातल जल स्तर कुछ जल रिस कर धरती के अंदर मिट्टी के परतों, चट्टानों के छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैल कर यह जल क्षेत्र बना लेता है, उसी को जल की ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा,
गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र एक शुष्क प्रदेश है, मतलब वहाँ पे सूखा है। नहीं, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन बोला जाता है। तो इनका कहानी है, क्या है कि ये छोटे छोटे बांध बनाते थे, और बांध जहाँ वैसे भाग में बनाते थे जहाँ पानी की दिक्कत होती थी, किल्लत हुआ करती थी, और बांध बना करके वहाँ के जल स्तर को बढ़ा दिए थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को ये नाम से दिया जाता है। इनको इस काम के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। तो मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्रों में कोई काम करता है आदमी, अच्छा काम, या पर्यावरण क्षेत्र में। जैसे 2022 के लिए या 21 के लिए शायद अच्छे काम के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, अच्छा वो तो उनको मिला था, रवीश कुमार को मिला था। ये सब है। बाकी अब समुद्र के जल ज़्यादा है, पीने वाला पानी बहुत कम है। तो 1 kg समुद्र अगर आप जल लीजिएगा तो उसमें आपको 35 ग्राम नीमक मिल जाएगा। 1 kg समुद्र जल में आपको 35 ग्राम नीमक मिल जाएगा। मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियाँ के बारे में है। तो पानी है तो झील, तालाब, नदियाँ ये सब तो पढ़ेंगे ही। तो मानसरोवर झील से कौन कौन नदियाँ निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो नदियों का उद्गम स्थान आपको लूसेंट में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी जो बुक में दिया हुआ है वही हम आपको यहाँ करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पे लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे भी ये लंबा वीडियो होने ही वाला है, फिर भी हम इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। कांवर झील बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में है कांवर झील। बरेला झील लखीसराय में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। लूनार झील, लोनार ये सब है महाराष्ट्र में। पिछौला झील राजस्थान में। सांभर झील, फतेह सागर झील सब राजस्थान में है। ठीक है ना, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। झील वगैरह तो शायद हम लगता है करवाए हैं, अब देख लीजिएगा एक बार, जीके का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा करके। अब आइए ज्वार भाटा, ज्वार ये सब जो उत्पन्न होता है उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इसमें देख लीजिए महासागर आपको 97.3% में, बर्फ छत्र कितना है, भूमिगत ये सब इतना है। इस पर आप कंफ्यूज कीजिएगा, जो हम दिए हैं नोट्स उसी से आप पढ़िए। अच्छा, एक पेज यहाँ पे छूट रहा है नोट्स का। ज्वार भाटा के बारे में बताया गया था, चलिए हम आपको बता देते हैं। ज्वार भाटा क्या है कि समुद्र चंद्रमा के, सूर्य और चंद्रमा के जो क्या है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण क्या होता है, दिन में हमेशा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। एक जगह पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो जो पानी का ऊपर उठता हुआ भाग है, ऐसे जो ऊपर उठा फिर नीचे आ जाता है पानी, फिर ऊपर उठता है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम ज्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो भाग है इसको हम भाटा बोलते हैं। तो ये ज्वार भाटा हो गया। ठीक है, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है इतना %। मुंबई किस सागर के किनारे है, तो अरब सागर के किनारे। ये सब तो आपको पता ही होगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति ज्वार कहलाता है। ऊंचाई की ओर बढ़ा तो क्या कहलाएगा, ये वाला भाग ज्वार। इनमें से कौन सा झील है, हाँ देखिए फतेह सागर सिर्फ और सिर्फ झील है, बाकी सब क्या है, सागर है। बाकी वो सब, इसमें भी सागर लगा है, लेकिन ये जो तीनों है आप याद रखिए, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, ये सब सागर है। लेकिन फतेह सागर क्या है, फतेह सागर ये झील है। ठीक है, झील है। नदी का जल समुद्र में गिरकर क्या करता है, तो खारा हो जाता है। ज्वार भाटा सागरों में होती है। ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जल संरक्षण 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सब आपको MCQ हो गया। तो चलिए 5 चैप्टर हो गया। बाकी अगला चैप्टर में हम, कुल 13 चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे कि अगला पार्ट में हम इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले।